क्योंकि नए चैप्टर चालू करने के लिए हम लोगों को ये व्यवस्था करनी है, उसके अंदर उसके साथ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक अपन ने पढ़ा था प्रिंसिपल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंसी और हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ा था। हेनरी फ्यूल कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया था, है ना। और जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट थे वो भी उन्होंने ही एक्सप्लेन किए थे। तो ये टॉपिक अपन ने पढ़ लिए थे। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल, यानी जो हेनरी फ्यूल थे उन्होंने ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डेवलप किए थे और 14 प्रिंसिपल उन्होंने बताए थे। और ये भी कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर इन 14 प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर लेती है तो वो कंपनी कभी भी फेल नहीं होगी, सक्सेस करेगी, रन करेगी और लॉन्ग टाइम सक्सेस होगी। अब हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल बताए थे, तो इसका आप आज एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है अपना डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कार्य का विभाजन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर एक अकेला व्यक्ति सेल्फ होल वर्क नहीं कर सकता, सारा कार्य वो अकेला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज टाइमिंग एंड पावर, ये दोनों की क्या होती है, एक लिमिट होती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे एक दिन में 24 आवर्स की जगह 36 आवर्स हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कहे कि मैं शक्तिमान बन जाऊँ, सारा काम मैं अकेला कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्मूथली रन करना है, एफिशिएंसी और इफेक्टिव के साथ वर्क करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्क का डिवीज़न करना पड़ेगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट्स एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन्ड टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार हेनरी फ्यूल ने क्या बताया कि आपका जो भी होल वर्क है, जितना भी वर्क है, आप उसको क्या करना चाहिए, मस्ट बी डिवाइडेड जरूर कर देना चाहिए। किसके अंदर? इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क के अंदर, छोटी छोटी यूनिट के अंदर। एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन वन टास्क, और जितने भी आपने होल वर्क का डिवीज़न किया है ना, अब उसके अंदर एक व्यक्ति को आप एक टास्क दे दो, यानी एक व्यक्ति को एक यूनिट दो कि भैया ये यूनिट तुझे दे रहा हूँ, ये टास्क तुझे दे रहा हूँ और ये टास्क तुझे कंप्लीट करनी है। तो उस वन पर्सन को क्या करो, आप वन यूनिट या वन टास्क असाइन कर दो। बट जब आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी टास्क देते हो, कोई भी वर्क देते हो, तो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। कैपेबिलिटी का मतलब होता है उसके अंदर वो क्षमता होना चाहिए उस वर्क को करने की। जैसे मान लीजिए मैं BST पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे BST का ही सिलेबस दे, अगर मुझसे ये कह दिया जाएगा साहब आप अकाउंटेंसी पढ़ाओ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या अकाउंटेंसी पढ़ाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो जिस व्यक्ति के अंदर जो कैपेबिलिटी हो वही टास्क उसको देना चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, न सिर्फ कैपेबिलिटी के बेस पे वर्क देना चाहिए, बल्कि उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे भी और एक्सपीरियंस के बेस पे भी उसको वर्क असाइन करना चाहिए। When a person is performing a part of job again and again, he will become perfect and specialized in doing that and the efficiency level will improve। अब जब अपन किसी एक व्यक्ति को कोई भी काम, कोई भी जॉब असाइन करते हैं और जब वो व्यक्ति उस जॉब को बार बार परफॉर्मिंग करता है, तो उसके अंदर वो उस जॉब में क्या हो जाता है, परफेक्ट बन जाता है ना, स्पेशलाइज्ड बन जाता है और वो उस वर्क को बड़ी एफिशिएंसी के साथ करता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को कोई वर्क देते हो और वही व्यक्ति उसी वर्क को बार बार करता है, तो वो उस वर्क में क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है ना, और अपने उस वर्क को क्या करेगा, वो पूरी एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो आपको इम्प्रूव नज़र आएगा उस वर्क के अंदर। जैसे मुझे BST दे दी फर्स्ट ईयर, मैंने अच्छी पढ़ाई, नेक्स्ट ईयर भी मुझे BST देंगे तो और अच्छी पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो जब एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाऊंगा तो मेरे अंदर एक स्किल आ जाएगी, एक एफिशिएंसी आ जाएगी।
Fayol said not only the factory work but technical, managerial and skill jobs should also be divided into small segment for specialization. हेनरी फेयोल ने ये भी कहा कि केवल फैक्ट्री वर्क को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए बल्कि टेक्निकल वर्क को भी, मैनेजरियल वर्क को भी, स्किल जॉब को भी क्या करना चाहिए, डिवाइडेड कर देना चाहिए. किसके अंदर? इनटू स्मॉल सेगमेंट फॉर स्पेशलाइजेशन, छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर. जैसे एग्जांपल, इन बैंक 1 पर्सन इज रिसीविंग केस. जैसे बैंक के अंदर एक व्यक्ति क्या करता है, केस रिसीव करता है. 1 इज गिविंग केस, एक व्यक्ति क्या करेगा, केस देता है. 1 इज मेकिंग एंट्री इन पासबुक, और एक व्यक्ति जो होता है वो पासबुक की एंट्री करता है ना. 1 इज गिविंग लोन, एक व्यक्ति जो होता है लोन देता है. 1 इज डूइंग एफडी, एक व्यक्ति एफडी करता है. तो हर व्यक्ति का अलग अलग जॉब है और वो व्यक्ति वही जॉब करेगा. अब जब एक व्यक्ति बार बार वही जॉब करेगा ना तो उस जॉब के अंदर क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, उसको उस जॉब से रिलेटेड सारी नॉलेज हो जाएगी. सो वर्क इज डिवाइडेड एंड बैंक ऑपरेट ऑफिस. तो वर्क को डिवाइडेड करने से बैंक क्या करता है, अपना सारा वर्क को ऑपरेट ईजी वे में कर लेता है. तो हेनरी फेयोल ने ये कहा है कि कोई भी कंपनी हो उसको क्या करना चाहिए, अपने होल वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. क्योंकि अगर आप सारा काम आप खुद करोगे तो पॉसिबल नहीं है, आप जल्दी थक जाओगे और आप कर भी नहीं सकते. अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. अब इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी दे रखे हैं इस प्रिंसिपल के और थोड़े से नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं. अब पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है, अगर इस प्रिंसिपल को अपन फॉलो करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को, तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट है. एक तो स्पेशलाइजेशन, यानी जिस व्यक्ति को अपन वर्क देते हैं वो व्यक्ति उस वर्क के अंदर क्या हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है. तो उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आ जाती है. वेन एवर वर्क इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, जब भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन वर्क को डिवाइड करेंगे, देन ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के अंदर क्या आ जाएगी, उस वर्क को करने की स्पेशलाइजेशन आ जाएगी. improves efficiency when employee is performing only one part of job. when employee is performing, यानी जब एम्प्लॉय वर्क को परफॉर्म करता है, जॉब की किसी पार्ट को परफॉर्म करता है, देन ही बिकम एक्सपर्ट. तो वो क्या बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है. इन दैट एंड रिजल्ट इन लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. इससे क्या होता है, रिसोर्स का वेस्टेज कम होता है. यानी जब अपन एक व्यक्ति को सेम जॉब देंगे बार बार तो वो उस सेम जॉब को करने से क्या हो जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा. जब परफेक्ट बनेगा ना तो रिजल्ट भी अच्छा देगा और रिसोर्स का वेस्टेज भी कम होगा. तो एक तो इम्प्रूव एफिशिएंसी और एक स्पेशलाइजेशन, ये पॉजिटिव इफेक्ट है. चलिए अब आ जाइए. तो ये तो क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है. डिवीजन ऑफ वर्क फिर सुन लीजिए आप शॉर्टकट में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल. सबसे पहले आप हर प्रिंसिपल के अंदर ये बोलिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल. अब इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि जो होल वर्क जो होता है उसको मस्ट भी डिवाइडेड कर देना चाहिए. किसके अंदर, इनटू स्मॉल टास्क के अंदर. पहले तो ये हो गया, वर्क को क्या कर दिया अपन ने, छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया. फिर वो जितना भी होल वर्क है उसको असाइन कर देना चाहिए. किसके अंदर, 1 पर्सन 1 टास्क, एक व्यक्ति को एक टास्क सौंप देना चाहिए, है ना. बट वो जो जिस व्यक्ति को अपन टास्क सौंप रहे हैं वो उस व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए वर्क करने की, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए. और जब अपन एक ही व्यक्ति को सेम वर्क बाबत देंगे तो वो उस वर्क को करते करते क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा. और जब वो व्यक्ति एक्सपर्ट होगा तो पूरी एफिशिएंसी लेवल के साथ काम करेगा. इससे अपन को 2 बेनिफिट है. एक तो रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा, एक रिजल्ट बेस्ट आएगा. तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए. तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल. क्लियर. चलो आगे नेक्स्ट प्रिंसिपल. नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब आप जानते हो, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार देना, पावर देना. रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी देना, है ना. तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बताया है, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, डिसीजन लेने का पावर. और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब. यानी जो टास्क आपको दिया गया है, जो काम आपको दिया गया है उसको कंप्लीट करना, यह आपका ऑब्लिगेशन है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है और पैरिटी बना जोड़ी होना जरूरी है। किसकी पैरिटी? द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पैरिटी है। दोनों पैरिटी मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे कोई भी जोड़ी होती है, जोड़ी किसको बोलते हैं? चप्पल की जोड़ी साथ साथ चलेगी, है ना। तो उसी प्रकार अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या है? पैरिटी है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। एक्सेस होता है यानी अगर अपन किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दें, है ना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दें, यानी दोनों में मैच नहीं हो रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत कम है और अथॉरिटी आपने बहुत ज़्यादा दे दी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन क्या करेगा? अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करेगा। जब अपन किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटी दे दें और रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दे, तो वो व्यक्ति क्या करता है? अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करता है, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। एंड एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। और अगर अपन वर्कर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देते और अथॉरिटी दे ही नहीं या बहुत कम दे, मान रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बहुत ज़्यादा, आपको ये करना, लेकिन उसको जॉब को पूरा करने के लिए आपने उसको अथॉरिटी दी नहीं, तो फिर ऐसे में क्या होगा? वो अपने वर्क को ऑन टाइम समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए सपोज़ करो कि मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मैम ने कि सर आप ये बच्चों को साइलेंटली 50 स्टूडेंट्स हैं, इन 50 स्टूडेंट्स को साइलेंट रखना है और एक की भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये तो हो गई रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट उन्होंने मुझे अथॉरिटी नहीं दी कि बच्चों को कोई बात करे तो उनको डांट देना, कोई बात करे तो उनको पनिशमेंट देना, बाहर निकाल देना, इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं दी। तो जब मुझे ये अथॉरिटी नहीं मिलेगी तो मैं उन बच्चों को साइलेंट कैसे रख पाऊँगा? नहीं रख पाऊंगा ना। तो इट मीन्स मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कब कर पाऊंगा? जब मुझे अथॉरिटी मिलेगी। तो हेनरी फेयर ने ये कहा कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, दोनों क्या है? पैरिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वर्कर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, उनको काम जॉब असाइन करते हैं, तो जॉब को फुलफ़िल करने के लिए उनको अथॉरिटी भी असाइन करो। और अगर आप किसी व्यक्ति को अथॉरिटी देते हो तो उस अथॉरिटी के साथ साथ उसको उस मैचिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। तो दोनों मैचिंग होना चाहिए। किसी व्यक्ति को एक्सेस अथॉरिटी भी नहीं होना चाहिए और किसी व्यक्ति को एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया प्रिंसिपल? अब इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। अगर अपन किसी व्यक्ति को अथॉरिटी देते हैं और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना, तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि वो पर्सन अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करेगा। वो अपनी अथॉरिटी को कहाँ लगाएगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में, जॉब को पूरा करने में। कौन सा जॉब? जो अपन ने असाइन किया है। सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हेल्प्स इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। दूसरी पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि वो वर्कर्स बिना किसी डिले के अपना काम क्या कर देंगे? सही टाइम पे कर देंगे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको वो सही टाइम पे पूरा कर देंगे। तो ये दो प्रिंसिपल हो गए अपने, एक तो डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या करना चाहिए? जॉब असाइन करना चाहिए। और इसमें बताया गया है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब अपन जॉब असाइन करेंगे तो जॉब को पूरा करने के लिए उनको अथॉरिटी भी देना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिसीजन ले सके। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो थोड़ा सेल्फ डिसीजन ले सके, इसलिए अथॉरिटी भी देना चाहिए। क्लियर दोनों? चले आगे। एक मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। थर्ड प्रिंसिपल है अपना डिसिप्लिन। तो दो हेनरी फेयर ने कितने प्रिंसिपल्स बताए थे? 14 प्रिंसिपल, यानी 14 सिद्धांत उन्होंने बताए थे प्रिंसिपल मैनेजमेंट के। उसके अंदर 2 प्रिंसिपल अपने हो गए हैं। अब थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन, डिसिप्लिन होना। देखो किसी भी जॉब, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर गोल अचीव करना है
तो डिसिप्लिन का होना मस्ट है। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, देखिए, डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड एक एग्रीमेंट तैयार करती है। उस एग्रीमेंट के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो सारे वर्कर्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। अगर सारे एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको फॉलो कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही उस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। कौन से रूल्स रेगुलेशन को, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर डिस्क्राइब है उनको। सेकंड, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। सभी लेवल पे एक अच्छे सुपीरियर होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन करने के लिए क्या होना चाहिए, आदमी को गुड होना चाहिए, गुड अच्छा सुपीरियर होना चाहिए। जितना अच्छा सुपीरियर होगा उतना ही अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेगा। तो मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स के जो सुपीरियर होते हैं वो बेस्ट होना चाहिए, गुड होना चाहिए, उनके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उनमें। थर्ड, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सब ऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट क्लियर एंड फेयर होना चाहिए, ताकि आगे चल के किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं हो, किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं हो। तो एक सब ऑर्डिनेट होता है, सब ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, और एक सुपीरियर होता है ना। दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो और डिसिप्लिन से वर्क होता रहे। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल, यानी जितने भी लेवल का जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना। यानी जिस लेवल का जो काम है, जिस लेवल को जो काम दिया गया है उस काम को पूरा करना। अगर मैनेजमेंट के जो 3 लेवल्स है, अगर 3 लेवल्स ही अपने कमिटमेंट को पूरा कर देते हैं तो इसका मतलब डिसिप्लिन बना हुआ है। नेक्स्ट, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अगर कोई भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है और उसके अगेंस्ट जाकर वर्क करता है तो वहाँ पे आप पेनल्टीज़ को अप्लाई करिए। तो डिसिप्लिन कब मेंटेन होगा, जब रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, सभी लेवल के सुपीरियर्स बेस्ट होंगे, है ना, सब ऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो क्लियर और फेयर होगा, और सभी लेवल्स के कमिटमेंट पूरे होंगे, और अगर कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी अप्लाई होगी। तो ये डिसिप्लिन आप इस तरह से कर सकते हैं, ये हेनरी फ्योल ने बताया। फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सब ऑर्डिनेट लेवल। यानी फ्योल ने ये बताया कि डिसिप्लिन की आवश्यकता सुपीरियर लेवल पर भी पड़ती है और सब ऑर्डिनेट लेवल पर भी पड़ती है। डिसिप्लिनरी रूल्स शेयर नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सब ऑर्डिनेट। यानी डिसिप्लिन के जो रूल्स है वो केवल सब ऑर्डिनेट पर ही फॉलो नहीं होते हैं, उनके ऊपर ही अप्लाई नहीं होते हैं। बट डिसिप्लिन रिक्वायर्स सुपीरियर एट एवरी लेवल, बल्कि प्रत्येक लेवल पे जो सुपीरियर्स बैठे हुए हैं उन पे भी डिसिप्लिन फॉलो होता है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जुडियस एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटी। यानी हेनरी फ्योल ने बताया कि जैसे ऊपर मैंने बता दिया था आपको कि सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट के बीच में जो जॉब को लेके एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट क्लियर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और अगर कोई उस एग्रीमेंट को अवॉइड करता है, डिसिप्लिन नहीं रहता है, तो उसके ऊपर पेनल्टीज अप्लाई करना चाहिए। तो डिसिप्लिन ज़रूरी होना है, ये फ्योल ने बताया। क्योंकि डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर वर्क होता है ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव करता है, और वो जो ऑब्जेक्टिव है वो जैसे ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको 3 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने से आप तीनों ही ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। क्योंकि डिसिप्लिन से क्या होता है, वर्क स्मूथली चलता है, और जब वर्क स्मूथली चलता है, एफिशिएंसी के साथ चलता है, इफेक्टिव के साथ चलता है ना, तो कोई सा भी गोल हो अचीव होगा ही होगा। अब अपन डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट, सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क हो रहा है वो सिस्टमेटिकली ही चलता रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी परेशानी के। इम्प्रूव एफिशिएंसी, और एक एफिशिएंसी इंप्रूव होती रहेगी। अगर आदमी डिसिप्लिन के अंदर काम करता है ना तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इंप्रूव होती रहती है। तो ये 3 प्रिंसिपल हो गए अपने कौन से, हेनरी फ्योल के। क्लियर तीनों।
फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तीसरा डिसिप्लिन। क्लियर तीनों? चलिए अब आज का मैं लास्ट प्रिंसिपल पढ़ाता हूँ आपको, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, इसको हिंदी में बोलते हैं आदेश की एकात्मकता। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड में ये बताया गया है कि वन एम्प्लॉइज़ और वन बॉस, वन एम्प्लॉइज़ वन बॉस, यानी एक एम्प्लॉइज़ का एक ही बॉस होना चाहिए, उसी से ही उसको इंस्ट्रक्शन रिसीव होना चाहिए, उसी से ही उसको ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? वो कन्फ्यूजन हो जाएगा और अपने वर्क को कम्प्लीटली पूरा नहीं कर पाएगा। देखिए आप, यूनिट ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि एक एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? शुड रिसीव ऑर्डर, ऑर्डर प्राप्त करना चाहिए। किससे? फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर, एक ही बॉस से, एक ही सुपीरियर से। एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर, और एक ही सुपीरियर के प्रति उसको जिम्मेदार होना चाहिए। क्यों? बिकॉज भाई एक एम्प्लॉय का एक ही सुपीरियर क्यों होना चाहिए? उसको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर क्यों लेना चाहिए? ज़्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए? इसका रीज़न बता रखा है। बिकॉज इफ़ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, अगर वो एक बॉस से ज़्यादा बॉसेस का ऑर्डर रिसीव करता है, देन ही विल गेट कन्फ्यूज्ड, तो वो क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज हो जाएगा। एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, और वो समझ नहीं पाएगा दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एक्सिक्यूटेड फर्स्ट, सबसे पहले किसके ऑर्डर को पूरा करे, ये उसकी समझ में भी नहीं आएगी। पहली बात तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस बॉस ने क्या ऑर्डर दिया है, फिर वो ये भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे सबसे पहले किस बॉस का ऑर्डर पूरा करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में ये बताया गया है कि एक एम्प्लॉइज़ को एक ही बॉस के द्वारा ऑर्डर देना चाहिए, ताकि वो उस ऑर्डर को तुरंत पूरा कर सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी अकाउंटेबिलिटी को कंप्लीट कर सके, और वो कंफ्यूज भी नहीं होगा। बट अगर आपके पास एम्प्लॉय एक है, बॉस 5 है, और पाँचों बॉस ने उसको एक साथ ऑर्डर दे दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस बॉस ने क्या ऑर्डर दिया है, और फिर वो ये भी कंफ्यूज हो जाएगा मुझे किस बॉस का ऑर्डर फॉलो करना है, और कन्फ्यूजन में वो कोई सा भी वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्योर ने ये बताया कि एक एम्प्लॉइज़ को एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए, ताकि वो अपना वर्क कंप्लीट टाइम पर पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ़ एम्प्लॉयज़ ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या कहा उस एम्प्लॉय से कि भाई क्वालिटी मेंटेन करके चलो, क्या करके चलो? क्वालिटी मेंटेन करके चलो, जो क्वालिटी अपन ने डिसाइड करी उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही माल बनना चाहिए। ठीक है। इधर सेल्स जो डिपार्टमेंट है, सेल्स का जो इंचार्ज है, अब उसने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया एम्प्लॉयज़ को? टू फास्टन द प्रोडक्शन, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करो, टू मीट द पेंडिंग ऑर्डर, ताकि पेंडिंग ऑर्डर को पूरा किया जा सके। अब दूसरे ने उसको क्या कहा? जल्दी जल्दी माल को तैयार करो। एक ने तो क्या कहा कि स्टैंडर्ड जो क्वालिटी बताई गई है उसको मेंटेन करके चलो, दूसरे ने क्या कहा? जल्दी जल्दी माल तैयार करो। इन दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय विल गेट कन्फ्यूज, एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं किसके इंस्ट्रक्शन को पूरा करूँ। एक तो कह रहा है कि क्वालिटी मेंटेन करके चलो, और एक कह रहा है फास्ट प्रोडक्शन करके चलो। तो अगर मैं फास्ट प्रोडक्शन करूँगा तो क्वालिटी कैसे मेंटेन करूँगा, और क्वालिटी मेंटेन करूँगा तो फास्ट प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, अब इस प्रिंसिपल के क्या पॉजिटिव इफेक्ट है? नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट के माइंड में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वन बॉस वन एम्प्लॉयज़ को फॉलो करेंगे ना अपन, तो किसी भी सबऑर्डिनेट के माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होगा। नो ईगो क्लासेस, अब इसमें किसी का ईगो को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए 5 बॉस है किसी एम्प्लॉयज़ के, अब पाँचों बॉस ने उसको ऑर्डर दे दिया अब वो पाँचों में से मान लो किसी एक बॉस के ऑर्डर को पूरा कर देता, 4 को नहीं करता, तो चार बॉस को ईगो को क्या होगा? हर्ट होगा कि यार इसने मेरा कहना फॉलो नहीं किया। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, अगर अपन एक ही एम्प्लॉयज़ को एक ही बॉस के द्वारा ऑर्डर देते हैं ना, तो इससे उसकी वर्किंग जो है वो इफेक्टिवनेस होती है, इम्प्रूव होती है। तो ये बेनिफिट है यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये अपने प्रिंसिपल हो गए कौन से?
हेनरी फ्योल के 4 प्रिंसिपल। अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये 4 प्रिंसिपल आप माइंड में सेट करो। फिर वापस मैं एक फास्टली रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट था डिवीजन ऑफ वर्क। इसके अंदर हेनरी फ्योल ने क्या बताया कि आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप वर्क को डिवाइड करीजिए, एक पर्सन को एक टास्क दीजिए, है ना, और उससे कह दीजिए भाई तेरा टास्क है और इस टास्क को तुझे पूरा करना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट लेकिन वो जो टास्क देते हो आप, तो उस एम्प्लॉयज़ की क्वालिफ़िकेशन के बेस पे, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, उसकी कैपेसिटी के बेस पे देना। फिर देखो आप वो कैसा टास्क को आपको टाइम पे पूरा करके देता है। सेकंड था अपना अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर हेनरी फ्योल ने बताया था कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों के अंदर पैरिटी बना होना चाहिए। अगर आप किसी को अथॉरिटी एक्सेस दे देते हो, ज़्यादा दे देते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम देते हो, तो अपनी अथॉरिटी का क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर। और अगर किसी व्यक्ति को आप अथॉरिटी कम देते हो या देती नहीं हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देते हो, तो विदाउट अथॉरिटी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर हेनरी फ्योल ने बताया कि कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके जब वो अपने एम्प्लॉय से एग्रीमेंट करता है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट करता है, तो उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और सभी एम्प्लॉयज़ को उस रूल्स ऑफ कंडक्ट को, रूल्स रेगुलेशन को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए और डिसिप्लिन होने के लिए सभी लेवल के जो सुपीरियर हैं उसके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना, बेस्ट होना चाहिए वो सुपीरियर, और सारे सबऑर्डिनेट भी डिसिप्लिन मेंटेन करें और सब सुपीरियर भी डिसिप्लिन मेंटेन करें। और अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है तो उस पर आप पेनल्टी लगाइए। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन के अंदर हेनरी फ्योल ने बताया। इसके बाद ऑर्डर ऑफ कमांड में मैंने बता दिया। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 1 एम्प्लॉय प्लस 1 बॉस, यानी एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए ताकि उसके अंदर, उसके माइंड में किसी प्रकार कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और वो अपने लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सके ऑन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया अपने हेनरी फ्योल के 4 प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप क्लियर करें नेक्स्ट टाइम और कंटिन्यू स्टडी करते रहें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक अपना यही फिनिश होता है। ओके।